नमस्कार दोस्तों। क्या राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सबके गहरे घावों में नमक डाल दिया है? क्या राहुल गांधी ने दिल्ली के सच को उजागर कर दिया है? क्या राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की भूमिका को स्पष्ट कर दिया है? और क्या राहुल गांधी ने अब यह भी खुलासा कर दिया है कि चुनाव आयोग को जो क्लीन चिट देते हैं वो असल में कहीं ना कहीं मोदी से डरे हुए दिखाई देते हैं और वो उस भ्रष्ट तंत्र को का साथ देते हैं जिसमें आरएसएस बीजेपी के लोग घुस गए। जी हां, आज यही सवाल। आज 140 साल की होती कांग्रेस का अपना खुद का पहला घर मिला है। यानी अब तक किराए के घर में कांग्रेस चल रही थी, रह रही थी। अब कांग्रेस पहली बार अपने घर में आई है 140 साल के इतिहास। इसके पहले 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी को अपना घर स्वराज भवन दे दिया था, जो उन्होंने एक जमाने में, जब बहुत बड़ी चीज होती थी, तब 20,000 का खरीदा था, जमीन खरीदी थी। उसके बाद बनाने में जो लगा होगा वो अलग। वह पूरा इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए दे दिया था। तो कांग्रेस का मुख्यालय वह स्वराज भवन इलाहाबाद का होता था, जो आजादी के बाद तक चलता रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1952 में यह परिकल्पना की थी, यह सपना देखा था कि दिल्ली के इंद्रप्रस्थ में, उसी जगह जहां न्यू दिल्ली है, वहीं पर कांग्रेस का अपना भवन हो जिसमें सब जरूरतें पूरी हो। और वह सपना पूरा हुआ है आज। जब यह सपना पूरा होता है तब राहुल गांधी, उन्हीं की पीढ़ी के चौथे व्यक्ति, वो संबोधित कर रहे होते हैं कांग्रेस जनों को, और उस समय वो बता रहे होते हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के वैचारिक पिता, वैचारिक गुरु मोहन भागवत इस देश के आजादी के सिपाहियों के, आजादी के दीवानों के, आजादी के शहीदों के किस तरह से अपमान करते हैं, किस तरह से वो उन्हें नीचा दिखाते हैं। और नीचा दिखाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और वो लोग लग जाते हैं। राहुल गांधी आज बता देते हैं कैसे मोहन भागवत, आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम उस संविधान से नफरत करती है, उस लोकतंत्र से नफरत करती है जिसे बचाने की लड़ाई, जिसको पाने की लड़ाई सारी कांग्रेस ने लड़ी। जी हां, 7.5 लाख कांग्रेसियों ने इस देश की आजादी की लड़ाई में, 7,35,000 ने इस देश की आजादी की लड़ाई में शहादत दी है। सोचिए, इतनी बड़ी शहादत दी हो, यानी शहीद हुए, और लाखों लाख लोग जेल में बंद हुए हैं। ये उन सबकी संख्या जोड़ने तो करोड़ों में पहुंच जाती है। यह स्थिति तब थी जब पूरे भारत की आबादी, देश के आजादी के चंद दिन पहले जो पहली जनगणना हुई थी, उस जनगणना के मुताबिक, जो पाकिस्तान का भी हिस्सा है और यहां का भी, तब 36 करोड़ थी। तब सोचिए, करोड़ों लोगों ने जेल भी भरे। वो कांग्रेस जो अंग्रेजों को ठेंगा दिखा रही थी और उस समय सत्ता सुख के लिए मुस्लिम लीग के साथ में, यही आरएसएस बीजेपी जो है आज, उसके
हिंदू महासभा मिल करके सरकार चला रहे थे, 3-3 राज्यों में सरकार चला रहे थे और अलग पाकिस्तान की मांग करने वालों के साथ चला रहे थे, क्योंकि ये भी तो वही कह रहे थे कि हमारा अलग हिंदुस्तान कर दिए, इन्हें पाकिस्तान कर दिए, यानी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ये कर रहे थे। तो वही मोहन भागवत कहते हैं कि असली आजादी तो राम मंदिर की प्रतिष्ठा से, प्राण प्रतिष्ठा से मिली। नरेंद्र मोदी के लोग जैसे असली आजादी 2014 को मानते हैं जब वो प्रधानमंत्री बने। ये दोनों शब्द कह के आप किसका अपमान करते हैं? जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश की आजादी के लिए खो दिया, उनके साथ आप उनका अपमान करते हैं जिन्होंने इस देश को संविधान और लोकतंत्र बनाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया। जी हां, तब राहुल गांधी उन पर कड़ा हमला बोलते हैं। राहुल गांधी कहते हैं यदि कोई और देश होता और जगह होती तो शायद आज मोहन भागवत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया होता और वो जेल में होते। बिल्कुल सही, ऐसे लोगों की जगह जेल में ही है, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे कंगना रनौत हो, या कोई भी हो जो इस तरह की बातें करते हैं कि आजादी तो 2014 में मिली या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से मिली। राम को जो कहते हैं वो यह भूल जाते हैं कि राम तो शाश्वत हैं और जो शाश्वत हैं उनकी एक प्रतिमा स्थापित करके आप उनके भाग्य विधाता बनने की बात करते हैं तो यह उस धर्म का भी अपमान है। बहरहाल ये सब करने की स्थिति होती। तो जब राहुल गांधी ये कहते हैं तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उछल पड़ते हैं, वैसे ही जैसे जलते हुए तवे में थोड़ा सा पानी डाल दो तो छन्न से उछलता है और चिल्लाने लगता है। जब वो चिल्लाते हैं तो जनता उन्हें जवाब देती है, हां आपको तो दर्द होगा, क्योंकि देश की आजादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आपके पूर्वज अपनी बचाते हुए इधर उधर घूम रहे थे, अंग्रेजों के पांव पकड़ते घूम रहे थे, पांव दबाते घूम रहे थे, या माफी मांगते घूम रहे थे, या कुछ और करते घूम रहे थे। तो मुखबिरों को, माफी वीरों को इस आजादी की लड़ाई का मोल नहीं पता है, इसलिए उन्हें आजादी की तारीख भी कैसे याद रहेगी। स्वाभाविक सी बात, बिल्कुल सही है, उन्हें कैसे आजादी की तारीख याद होगी? उन्होंने तो गुलामों का काम किया है और गुलाम बनाने वालों के सेवक रहे हैं, तो वही आदत पड़ी है और वही करने की कोशिश करते हैं। उसके नतीजे हैं बहुत सारे। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जब ये चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे तो लगता था कि हाँ कुछ अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आज इनका चाल चरित्र चेहरा दिखाई देता है। हमने देखा था आज तक भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ही थी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते हुए, रिश्वत लेते हुए, दलाली खाते हुए गिरफ्तार हुए थे और भाजपा की ही सरकार में। यह समझ सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रेप के मामले में आरोपी, और जब रेप के मामले में आरोपी हो तो स्वाभाविक सी बात है कि एक प्रदेश अध्यक्ष जब इस स्थिति में है तो चिंता का विषय है। इसके अलावा इन्हीं की पार्टी के जो तमिलनाडु में बड़े नेता हैं वो भी एक 15 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में, इनके कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे येदुरप्पा एक बच्ची के साथ में गैंग रेप के आरोपी हैं। इसी तरीके से इन्हीं के एक और भी हैं जो नेता हैं वो भी इसी तरीके से आरोपी हैं। तो आप इनके लोगों की यही स्थिति आप देखेंगे। इनकी जो दिल्ली में प्रदेश प्रवक्ता है नेहा सालनी, वो खुद खुल के कह रही हैं कि कैसे उनके यहां लड़कियों का इस्तेमाल होता है, उनके
तमाम चीजें उनसे समझौता करने, कंप्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है, तब उनके यहां कुछ होता है। यही बात इनकी सतना से विधायक रही, महिला विधायक थी, उन्होंने यही बात कही थी कि भाजपा में यूं बढ़ सकती हैं महिलाएं, या तो अपने शरीर को बिछा दें या पैसा दें। दो ही चीजें इन्हें चाहिए। तो इन्हें पैसा भी चाहिए, इन्हें ये चाहिए। मध्य प्रदेश बीजेपी के जो इनके नेता हैं अजीत पाल सिंह चौहान, वो इसी तरह से रेप के मामले में आते हैं। आपने देखा इनके कितने विधायक, कितने सांसद, कितने लोग सजा याफ्ता है यौन उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न के अलावा रेप और गैंग रेप और इन सब मामलों में, बच्चों के साथ रेप के मामले में, चाहे इनका सोनभद्र से विधायक रहा हो गौड़ और या इनका उन्नाव से विधायक रहा हो कुलदीप सेंगर। तो आप इसी तरीके से तमाम सारे उदाहरण मौजूद हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह जीवंत उदाहरण। तो सारे रेपिस्ट और सब जिनके होते हैं, तो सोचिए इनका चरित्र ही ये रहा। अंग्रेजों की ऐसे ही सेवा किया करते थे और जब अंग्रेजों की सेवा करते थे तो इनके आदत पड़ी हुई है और जो आदत पड़ी है तो वही अंग्रेजी तारीखें याद रहेंगी कि देश जो है 15 अगस्त 1947 को नहीं आजाद हुआ, इनके हिसाब से आजाद हुआ है। जिस दिन नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं उस दिन आजाद होता है, जिस दिन राम मंदिर का ये शिलान्यास करते हैं या उसका मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उस दिन होता है। तो यह अपने आप में सबूत है। बहरहाल यह जब सबूत है, सारी चीजें सामने हैं, उस स्थिति में चिंता का विषय बन जाता है कि आखिर ये कर क्यों रहे और क्या है। जिन लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की हो, जिनकी विचारधारा हत्यारी रही हो, जो अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का इसलिए मजाक उड़ाते हैं क्योंकि इन्होंने मुखबिरी की थी, स्वाभाविक सी बात है इन्हें बर्दाश्त नहीं हो। तो राहुल गांधी इनके बिल में घुस करके इन पर हमला कर देते हैं और चूंकि वो इनकी नाड़ पर हमला करते हैं तो ये बौखला जाते हैं। यह स्थिति है और वही हुआ। बहरहाल कांग्रेस पार्टी को अपना पहला खुद का घर मिल गया है और वह घर मिल जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी को आगे एक नए सिरे से काम करना है। तो राहुल गांधी ने आज वह भी संदेश दे दिया कि अब कांग्रेस यूं नहीं बोली। अब कांग्रेस नए ऑफिस में आई है तो नया तेवर भी होना चाहिए। तो राहुल गांधी ने कहा अब इनकी जो ये बेवकूफी की बातें करते हैं उन बातों पर अब जवाब दिए जाने की जरूरत है। जवाब दिए जाने की जरूरत है कि इनकी बेवकूफी, इनकी झूठ, इनकी नफरत का जवाब यदि हमने नहीं दिया तो हल्का हो जाएगा। और यही बात कमोबेश 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। मल्लिकार्जुन खड़गे 84 साल के हो करके भी एक दम के साथ लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं। बड़ी बात नहीं तो यहां लोग हार मान के बैठ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज अपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो एक शिक्षित विद्वान प्रधानमंत्री थे, उनको भी सम्मान दिया और उस नए ऑफिस में स्थान दिया। वह ज्ञान के भंडार माने जाते थे तो कांग्रेस पार्टी ने वहां जो एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई, उस लाइब्रेरी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने का फैसला लिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है पुस्तकालय होगा, लाइब्रेरी होगी। और सोनिया गांधी ने यह प्रस्ताव रखा जिसे मंजूर किया। निश्चित रूप से एक बेहतरीन शुरुआत। और उस दफ्तर में अब डॉक्टर अंबेडकर भी विराजेंगे और देश की आजादी में योगदान देने वाले लगभग सारे ज्ञात पुरोधाओं को शामिल किया गया है। देश के निर्माण के कार्य में लगे हुए सभी पुरोधाओं को शामिल किया गया है।
तो एक बेहतरीन बिल्डिंग जो सचमुच पूरी आजादी की दास्तां भी कहती है, त्याग और बलिदान की दास्तां भी कहती है, और यह बताती है कि हां, क्या है हमारा स्वर्णिम इतिहास, 140 साल का इतिहास, वह बताती हुई आपको अब कांग्रेस पार्टी का अपना घर मिलेगा, यानी जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय मिलेगा। जी हां, ये सारी चीजें अब, तो जब यह दिल्ली में हो चुका है, तो दिल्ली में भी कांग्रेस ने अपनी शुरुआत कर दी है और कड़े ढंग से कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने संदेश दे दिया है कि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि पेरिस बन गई दिल्ली, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, तो राहुल गांधी ने उन जगहों पर जाके यह बता दिया कि यह है दिल्ली, यह है केजरीवाल का यदि पेरिस, तो हमें शर्म आती है। निश्चित रूप से जिस तरह से नरेंद्र मोदी झूठे वादे करते हैं, वैसे ही केजरीवाल करते हैं, और उसी तर्ज पे चल देते हैं। ये वही केजरीवाल है जो खुद को कभी नास्तिक कहते थे, अब तो मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे, कहां कहां घूम रहे हैं, और ये कहते घूम रहे हैं हम तो ये कट्टर सनातनी हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। लेकिन यही केजरीवाल जो भगवान वाल्मीकि के मंदिर में जाकर के खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं, वही राजेंद्र पाल गौतम जो इनके मंत्री थे, उन्हें सिर्फ इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उन 21 प्रतिज्ञाओं को, 22 प्रतिज्ञाओं को दिलवाया था जो बाबा साहब ने अपने समाज को दिलाई थी कि आप इनका पालन कीजिएगा। यही सत्य है, उससे तकलीफ हो रही। तो वहां पर भी अब कांग्रेस पूरी ऊर्जा के साथ लग गई है, और जिस तरह से लगी है राहुल गांधी के उतरने के बाद में जो सीन बदला है, उसने कांग्रेस में एक अलग संचार कर दिया। बड़ी बात है। हालांकि मीडिया दोनों को नहीं दिखाता, न कांग्रेस को दिखाता है, न कांग्रेस के तमाम नेताओं को दिखाता है कि वो कैसे दिल्ली में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जनता को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि विज्ञापन के बूते सब खरीदे हुए। उधर नरेंद्र मोदी तो झूठ बोलने की मशीन है, और उनकी सरकार उसी तरह झूठ बोलती है। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी सरकार ने आंकड़े जारी किए कि देश में महंगाई जो है कम हो गई है। महंगाई की स्थिति यह हो गई है कि वो 5.22% की दर पे आ गई है। इतनी कम महंगाई कभी नहीं रही, महंगाई की दर। तब साहब जब वो ये कहते हैं आंकड़े, तभी आ जाता है कि असल में यह झूठ है, और यह भी उन्हीं की ही रिपोर्ट से आ जाता है जो वो छिपाई हुई है आंकड़ों में। उसमें आ जाता है कि जो महंगाई थी वो 16.81% की दर से बढ़ रही है, जिसमें प्याज सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। सब्जियां, आलू, प्याज, इन सब ने बहुत बुरी तरीके से महंगाई बढ़ाई है। अब रेपो दर में कटौती पर नजर लगाई जा रही है। तो यह स्थिति है। और जब सब्जियों की कुल स्थिति देखते हैं तो बेहद बुरी दिखाई देती है, जो दिसंबर महीने का आंकड़ा आता है। जो अनाज है और दूसरी चीजें, उनमें भी यही स्थिति है, यानी लगातार बढ़ेगी। और सरकार की रिपोर्ट बता रही कि जिंसों में तेजी से जनवरी में महंगाई और बढ़ेगी, और ब्याज दरें घटने से वृद्धि दर प्रभावित हो सकती है। लेकिन वो कितना होगा, क्या होगा, पता नहीं। उधर बुरी स्थिति लगातार जब बरकरार हो तो आप सोचिए, आपका घर चलाना मुश्किल है। तो राहुल गांधी उस पर भी बोलते हैं। राहुल गांधी ने आज जो बोला और इसके पहले आम आदमी पार्टी के लिए जो बोला, उससे एक चीज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का भी खुलासा किया, बिल्कुल नाम लेके किया, किस किस चुनाव में क्या क्या गड़बड़ की। तब आ जाता है जो कांग्रेस पार्टी के सहयोगी
जो इंडिया अलायंस के सहयोगी दल है, जो चुनाव आयोग को क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं, वो असल में मोदी की गोद में बैठने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो यह इस बात का सबूत आ जाता है। तो राहुल गांधी ने वह लकीर खींच दी है, सीमा रेखा खींच दी है। तो इन सब ने डरा दिया है और इस डर के कारण सब बिगड़ा हुआ है। उधर हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। जो बात राहुल गांधी बार बार बताते थे कि झूठी अर्थव्यवस्था पर देश चल रहा है, धीरे धीरे खुलासा होने लगा है। उसका नतीजा है रुपया गर्त में चला गया है। भारत के इतिहास में कभी इतनी बुरी स्थिति नहीं थी, उतनी बुरी स्थिति में पहुंच गया और रुपए की गिरावट से जो बहुत बड़ा घाटा हो रहा है वो आयात घाटा हो रहा है और हम निर्यात तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उत्पादन हमारा गिरा हुआ है और मेक इन इंडिया झूठ का पुलिंदा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि उसकी मार हम सब पर पड़ रही है और पड़ रही है। उधर अडानी को सब सौंपने का क्रम चल ही रहा है, सरकार का भी सौंपेंगे और जो प्राइवेट सेक्टर में है उसको भी देने के लिए दबाव बनवाएंगे। तो उसके भी काम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए चल रहे हैं और उसी में ईएमआर इंडिया जो है उसके स्टेक को अडानी कब्जा करने के लिए उसमें भी लग गए हैं और जल्दी आपको पता चलेगा वो भी उनका हो गया। तो यह मोदी मॉडल और यह दिल्ली का केजरीवाल मॉडल। तो आरएसएस और ये इन सबको जो उसके बच्चे हैं उन्हें तकलीफ हो जाती है राहुल गांधी से। जी हां, यही सत्य है। जय